हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 IIT JEE और नीट के लिए असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर इससे पहले के 2 लेक्चर जो इसी टॉपिक पे बेस्ड थे, अगर आपने नहीं किए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां पे दूसरे लेक्चर्स का भी आप वीडियो अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो आगे स्टार्ट करने से पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजनिंग टाइप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही थे, लेकिन अब बोर्ड में भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पहली बात आपको पता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए भी। दूसरी बात भैया, इसको करने का, ये वीडियो लेक्चर अटेंड करने का सही तरीका क्या है। सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसको चाहे पॉज करिए चाहे बिना पॉज करिए उसे पढ़िए, और मेरा आंसर जानने से पहले पॉज करके खुद समझिए उसे कि क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करिए कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं किस तरीके के होते हैं, लेकिन कोई पहली बार कर रहा है तो वो जान ले कि असर्शन रीजनिंग में आपको एक असर्शन यानी एक फैक्ट दिया होगा और उस पे बेस क्या रीजन हो सकता है उसका वो दे रखा होगा। अब ये हो सकता है कि ये दोनों चीजें सही हों और जो रीजन दे रखा है वो ए असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो आप आंसर ए मार्क करेंगे। ऐसे ही दोनों सही हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी मार्क करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है। और अगर असर्शन ट्रू है और रीजन गलत है तो सी, और अगर दोनों गलत हैं तो डी है। इसमें एक ई ऑप्शन भी कभी कभी आ सकता है कि असर्शन गलत हो और रीजन सही हो, वो अगर बीच में किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नेट असर्शन में दे रखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कंडक्टर के अंदर? जी हां सर, असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है, कंडक्टर के अंदर सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर वो सही है तो टिक लगा दीजिए, गलत है तो क्रॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन अ चार्ज कंडक्टर। भैया कोई भी चार्ज कंडक्टर होगा तो क्या उसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा? अरे भैया अगर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव हुआ तो वो चार्ज कंडक्टर कहां से हुआ? वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो भैया ये बिल्कुल गलत बात दे रखी है। बात आई कि इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसको तो भूल ही जाओ। जब ये बात ही गलत लिखी हुई है तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो बताइए असर्शन सही, रीजन गलत, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? assertion is true but reason is false, this will be the correct answer। तो 21 का आप आंसर लगा के आ जाएंगे सी, और चाहे तो इसके आगे ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं? बोले हैं कि ऑल द चार्ज इन अ कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। सोचिए जरा, पॉज करके अपने आप देखिए क्या हो सकता है और फिर बताइए। कह रहे हैं कि कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इस तरीके से हमने लिया, अगर हम इस पे कोई चार्ज देंगे, चाहे ये सॉलिड है चाहे हॉलो है, चलो मान लें सॉलिड है, कंडक्टर है, अगर इसको कोई भी चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? क्या अगर ये सॉलिड बॉल है और हमने इसे नेगेटिव चार्ज दिया, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्या ये अंदर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके कहां चले जाएंगे? दूर से दूर, कंडक्टर के पेरीफेरी पर। क्योंकि ये कंडक्टर है, इट विल अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस टू मूव, तो ये रिपेल करके किनारे से किनारे चले जाएंगे। तो ये बात क्या सही लिखी है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। हाँ बिल्कुल सही लिखी है। बात आई कि ये दूर दूर चले जाएंगे। पहला रीजन ये कि भैया ये रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से दूर दूर जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां जाना चाहते हैं। दूसरा रीजन इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसका कि ये दूर दूर क्यों जाना चाहते हैं, इसलिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको मालूम है, इट टेंड्स टू अटेन स्टेबिलिटी, वो स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल होने के लिए वो चाहती है उसकी एनर्जी कम से कम हो जाए, और एनर्जी मिनिमम बनाने के लिए ही तो ये दूर दूर जाते हैं। देखो दो चार्जेस के बीच की एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2,
Q1 Q2 r डिस्टेंस पे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये कहाँ जाना चाहेंगे, दूर से दूर। तो एक ये ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये दूर से दूर पेरीफेरी पे इसलिए चले जाते हैं ताकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। क्या देखें रीजन में यही लिखा है, रीजन में लिखा है ना, डायनेमिक सिस्टम चार्ज ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अरे भैया बिल्कुल सही रीजन लिखा हुआ है। तो भैया ए इज द करेक्ट आंसर, दोनों सही है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो भैया ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि होते तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि पढ़ा और टिक लगा दिया। बहुत ध्यान से आपको समझना है, उसे समझ के एनालाइज करके फिर टिक लगाइएगा, क्योंकि कई बार अंदर की चीज़ें पूछ लेते हैं जल्दबाजी में, हम कुछ गलत आंसर लगा जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, दे नीड टू बी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो जितने जहाँ से भी ये मिल रहे हैं ये करिए, बोर्ड में भी काम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात आई, फिलहाल ये तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैंने आपको अवेलेबल करा रखा है, क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप, गुरुकुल क्लासेस, पूरा नाम है फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस की ऐप, एंड्रॉयड प्ले स्टोर से। फिजिक्स ब्रो चैनल का नाम, फिजिक्स ब्रो टाइप करिए, चाहे पूरा फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस टाइप करिए और डाउनलोड कर लीजिए फिजिक्स ब्रो की ऐप। और वहाँ पे जाइए, एक स्टडी सेक्शन होगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, जिसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल है। कंटिन्यूसली हम उसको अपडेट करते जाते हैं, तो आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल assertion and reasoning कह रहे हैं द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। लिंक नीचे भी दे रखा है ऐप का, नीचे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा सकते हैं। फिलहाल द टायर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, यूनिट 1 में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस में कि जो टायर्स होते हैं एरोप्लेन के, वो वैसे तो रबर के होते हैं, लेकिन 100% प्योर रबर के नहीं बनाए जाते, इंसुलेटर के नहीं बनाए जाते, थोड़ा बहुत उन्हें कंडक्टिंग बना दिया जाता है कंडक्टिंग मटेरियल ऐड करके। ये बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा किया जाता है। आगे रीज़न पढ़ने से पहले अपने आप दिमाग में सोच लो कि रीज़न होना क्या चाहिए, फिर उसके बाद रीज़न पढ़ो क्या यही लिखा है। अगर नहीं आ रहा है तब रीज़न पढ़ो। फिलहाल क्यों कंडक्टिंग बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एरोप्लेन जब लैंड करता है तो बहुत तेज़ी से उसके टायर्स ग्राउंड से रगड़ते हैं, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होता है, चार्ज से स्पार्क पैदा हो सकती है और स्पार्क से उसके फ्यूल टैंक में आग लग सकती है, मिसहैपनिंग हो सकती है। तो बोले क्या करो, जो स्पार्क बन रही है वो चार्ज के एक्यूमुलेशन से बन रही है, टायर्स में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है रब करने से। अगर हम उसको एक्यूमुलेट ही ना होने दें चार्ज को, तो स्पार्क तो बन ही नहीं पाएगी। और चार्ज को एक्यूमुलेट होने से कैसे बचाया जाए, जी हाँ, उसको अगर हम कंडक्टिंग बना दें तो जितना भी चार्ज होगा वो गुड कंडक्टर होने की वजह से चार्ज को ट्रांसफर कर देगा अर्थ में ही। अर्थ के रगड़ने से ही चार्ज बना, लेकिन गुड कंडक्टर है तो चार्ज वहां रोक ही नहीं पाएगा, सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर रबर के होते तो रबर चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाता वापस से ग्राउंड पे, लेकिन कंडक्टिंग है तो वो चार्ज को ट्रांसफर कर देगा। 100% रबर नहीं होती, तो चार्ज को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि चार्ज रुके ना और स्पार्क ना बने। चलिए रीजन देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर विल फ्लो टू द ग्राउंड। अरे बिल्कुल सही, जो हम सोचे थे वही लिख दिए। तो देखो पहले रीजन दिमाग में समझो और फिर यहां से पढ़ो, तो ये दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 23rd का आंसर हो गया ए। ठीक है, अब आपको दिमाग में कोई चीज आई नहीं रही है तो फिर भैया आप पढ़ो और समझो कि हाँ ये सही है या नहीं है। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। इन अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म लिखा है बाबू, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। तो मैं इसको पूरा समझा दे रहा हूं, आप पॉज करके अपने आप पढ़ो और आंसर बताओ जब तक मैं समझाता हूं, ठीक है, या फिर म्यूट कर दो। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं बेटा आपको कंसेप्ट बता दूं मैं कि क्या होता है जब भी
अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डायपोल रखते हैं, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है, मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर एक डायपोल रखते हैं इस तरीके से, तो आपको मालूम है इस डायपोल पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, इस पे इधर, इस पे इधर, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने की वजह से नेट फोर्स हो जाती है जीरो, नेट फोर्स जीरो होती है। लेकिन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने की वजह से इस पे कोई टॉर्क अप्लाई होती है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है, रोटेट करता है। और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटरी मतलब एक सीधी लाइन में मोशन ना होने के, लीनियर मोशन ना होने के, सिर्फ रोटेटरी मोशन होता है अगर यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर यही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो क्या होगा जानिए। इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड थी हर जगह, तो जो फोर्स लग रही थी, जिस फोर्स का फॉर्मूला F = QE होता है, दोनों जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सेम चार्ज पे, तो फोर्स भी दोनों पे सेम लग रही थी और फोर्सेस कैंसिल हो रही थी। और नेट फोर्स जीरो होने की वजह से, नेट फोर्स, लीनियर फोर्स जीरो होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं कम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएगी। नेट फोर्स की अगर हम बात करें, नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स जीरो नहीं होगी तो भैया ट्रांसलेटरी मोशन तो होएगा ही होएगा। रोटेटरी तो होएगा ही होगा, टू फोर्सेस लग रही हैं, वो उसे रोटेट तो करेंगी ही करेंगी, तो रोटेटरी तो होएगा ही होएगा। लेकिन नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से रोटेटरी, नेट फोर्स जीरो होने की वजह, ना जीरो होने की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन होएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? रोटेटरी तो दोनों केस में होगा, लेकिन ट्रांसलेटरी सिर्फ इस केस में होगा। तो रीजन देखते हैं। ये जो ऊपर लिखा है ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी, बिल्कुल सही बात लिखी है, यानी ये सही लिखा है। लेकिन रीजन में क्या बोल रहे हैं? In non-uniform electric field, a dipole experiences a force as well as torque। हाँ, नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से वो जो है फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क भी लगती ही लगती है। टॉर्क तो लगेगी ही, जब रोटेटरी है तो टॉर्क भी लगती है, और फोर्स ना जीरो होने की वजह से, नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो बिल्कुल सही लिखा है, फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ही तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो भैया ये भी सही, ये भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मजेदार क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में फंस जाएं, इसलिए ध्यान से, दिमाग से समझ के करते जाओ। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं इस तरीके से। अगर जल्दी चाहते हो तो मुझे बताओ भैया कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कहोगे आ रही है, चाहिए तो हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे लाने की। फिलहाल नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं A positively charged particle always moves along an electric line of force। क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरफ मूव करता है? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर। अरे भाई बिल्कुल सर, सर जी कैसी बात कर दी सर। अगर ये इस तरीके से कोई फील्ड है, एक तरफ प्लेट प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगी। और अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागेगा। सर ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागेगा। हाँ भैया भागता तो है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही भागे? हमेशा, उसमें लिखा है ऑलवेज, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, एक केस ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं होता। बताइए कौन सा केस होता है, पॉज करके। हाँ, कौन सा केस? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागेगा। लेकिन भैया अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व्ड हुई, तो अगर हम वहां पे कोई एक चार्ज पार्टिकल रख दिए तो वो कहाँ जाएगा? वो भैया उस जिस पॉइंट पे भी रखा है उस पॉइंट के टेंजेंशियल जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, तो हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाता, इस केस में टेंजेंशियल भी जा सकता है। तो ये वाली जो बात लिखी है, एजर्शन जो लिखा है, ये सही है? नहीं, यही गलत है। रीजन देखें, रीजन में कोई बात सही तो नहीं लिखी है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज टेंजेंशियल।
हाँ बिल्कुल सही लिखी है, फोर्स तो टेंजेंशियल होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के, तो ये बात सही लिखी है। तो इसका क्या आंसर हुआ? एजर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। एजर्शन फॉल्स है, रीजन सही है। तो देखो एक ये भी आंसर ई कभी आ सकता है, डी को हटा के ई लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, क्या डी ऑप्शन है या ई? अंध बिल्कुल होके ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, वो क्विज का क्वेश्चन होगा आज का, जिसका आंसर आपको खुद करना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए फिलहाल मेरा तो क्वेश्चन देख लो। कह रहे हैं ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस। कह रहे हैं एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। कह रहे हैं इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट डिक्रीजेज एट द सेम रेट विद डिस्टेंस। कह रहे हैं कि दोनों की वजह से अगर हम दूर जाते जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गोइंग अवे, दूर जाएं, तो क्या दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम गिरावट आती है? अगर हम दूर जाएं यहाँ से दूर जाएं इसके सेंटर से, तो क्या दोनों जगह जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरावट यहाँ आएगी उतनी ही गिरावट यहाँ आएगी दूर जाने से? लेट्स सी। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला चाहिए होगा कि सर जी फॉर्मूला क्या होता है। आपको मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ r² आता है, जबकि डाइपोल की वजह से स्पेशल केस ले लें, एक्सियल लाइन पे ले लें चाहे इक्वेटोरियल लाइन पे ले लें, स्पेशल केस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। एक्सियल लाइन पे 2P/r³, इक्वेटोरियल पे सिर्फ P/r³। तो दोनों ही केसेस में भैया अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, जबकि यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेजी से गिरेगी? ऑब्वियसली जहाँ पे r³ आ रहा है। तो क्या ये बात सही लिखी है एजर्शन में? सेम रेट? नो, ऑब्वियसली। रीजन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होती है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है? नो। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत। क्या होगा ऑप्शन? बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी। बात समझ गए नहीं समझ गए? आप बच्चे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हर क्वेश्चन का अपना सेव करके रख सकते हो आगे की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है बाबू आपके लिए क्विज का क्वेश्चन। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके से यहाँ कोई क्वेश्चन है, पॉज मारो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C या D। लेट्स सी कि कितने बच्चे सबसे जल्दी और सबसे सही आंसर कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप अपने आप करोगे। टोटल 10 क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद 2 और होंगे। कह रहे हैं प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्रेज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह प्रोटॉन रखा है, एक जगह अल्फा रखा है। ओके, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं। ठीक है, लीजिए लिख दिया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी यहाँ उतनी यहाँ। इफ F1 एंड F2 बी द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, दोनों पे फोर्सेज लग रही हैं, दोनों पे फोर्सेज लग रही हैं, सेम फोर्स। इफ F1 एंड F2 बी द फोर्सेज acting on them and A1 and A2 be their acceleration respectively, then भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम थी, लेकिन जो फोर्स लगेगी इस पे, जो फोर्स लगेगी इस पे, सॉरी इसको सही कर दो, इरेजर, हाँ, जो फोर्स लगेगी इस पे, फोर्स लगेगी, ये लीजिए फोर्स लगेगी इस पे, जो फोर्स लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। तो अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज के हिसाब से लगेगी, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो इनके जो एक्सेलरेशन होगी, मान लें
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है, चलो लेट इट बी a1, उसका फॉर्मूला होगा f अपॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है वो f अपॉन m, यहाँ की जो एक्सेलरेशन है अल्फा पार्टिकल की f अपॉन m, यहाँ दोनों चीज़ें इलेक्ट्रॉन की लेंगे, यहाँ दोनों चीज़ें अल्फा की लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, कह रहे हैं कि बी देयर एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली देन a1 इज इक्वल टू a2, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी कि नहीं होगी, लेट्स सी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने QE अपॉन m, ठीक है, यहाँ ई आया, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन आई आपकी, फोर्स का फॉर्मूला QE अपॉन m, ठीक है, QE अपॉन m, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ अल्फा आया, आपको मालूम है प्रोटॉन है, प्रोटॉन लिख दो, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लिखेंगे, मैंने गलती से इलेक्ट्रॉन लिख दिया था भैया, प्रोटॉन है, ऐसे सही कर लीजिए। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है भैया, प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है E, जबकि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो +2E। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लिख दी। अगर प्रोटॉन का मास m है तो आपको मालूम है अल्फा का मास 4m होता है। प्रोटॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, जबकि अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के उसका मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, अल्फा का मास 4 गुना होता है। तो अगर ये प्रोटॉन आ गया, ये अल्फा पार्टिकल आ गया, तो जरा यहाँ पे देखिए कि ये काटेंगे अगर हम, तो ये आ रहा है E अपॉन 2m, जबकि ये आ रहा है E अपॉन m। तो क्या एक्सेलरेशन सेम है, दोनों की सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत दे रहा है, ये एजर्शन गलत दे रखा है। अच्छा, बात करें हम नेक्स्ट रीजन की, फोर्सेस विल बी सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ द पार्टिकल्स। भैया फोर्स क्या सेम है दोनों पे, नहीं, दोनों का चार्ज अलग है भैया, तो फोर्सेस भी तो अलग होंगी। तो ये कौन सी चीज़ सही दे रखी है, ये भी गलत दे रखी है, तो दोनों गलत हैं, तो बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। इसका सॉरी क्रॉस क्यों लगा रहा हूँ, ये इसका आंसर हो गया सही। बात समझ गए? तो एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। बेहतरीन क्या है, सिंपल सा है। कह रहे हैं 4 चार्जेस हैं, ये रखा है आपका Q1, Q2, Q4 और Q3, ठीक है, 4 चार्जेस। कह रहे हैं द फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस Q1 एंड Q2। ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, मुझे बताएंगे कि इससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा। ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला 1/ε0 टाइम्स, अपने आप करो बस करके, 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस होता है। तो इसके इनसाइड जो है वो Q1 और Q2 है, तो इसका जो फ्लक्स है ऑब्वियसली इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करेगा, ना कि बाहर वाले। फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन चार्जेस इनसाइड। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो डिपेंड करेगा वो Q1 और Q2 पे ही करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्जेस Q1 एंड Q2। भैया किसी भी सरफेस से पास होता हुआ फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है अंदर वाले चार्जेस पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है अंदर वाले चार्जेस पे? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर और अंदर दोनों वाले चार्जेस पे डिपेंड करेगी। आप बताओ, अगर इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट से चलो इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से चारों चार्जेस की वजह से होगी, बाहर हो चाहे अंदर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर अंदर दोनों के चार्जेस पर डिपेंड करती है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी रीजन कतई बेहद गलत लिखा है। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन होगा? assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो फिलहाल समझ पा रहे हो तो जरा एक लाइक बटन दबा दीजिए देखते देखते, जब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कूलम फोर्स इज द, अलग क्वेश्चन है भैया समझ लो। कह रहे हैं कूलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। भैया यहाँ हम 2 फोर्सेस की बात करते हैं, 2 चार्जेस के बीच जो होती है, एक कूलम्बिक फोर्स प्लस माइनस के बीच और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली।
तो कह रहे हैं कूलम्बिक फोर्स जो होती है दुनिया में, यूनिवर्स में चार्जेस के बीच फोर्स होती है और मासेस के बीच फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल चार्जेस के बीच कूलम्बिक। कह रहे हैं पूरी दुनिया में कूलम्बिक फोर्स डोमिनेट करती है। क्या कूलम्बिक फोर्स डोमिनेट करती है? नहीं, डोमिनेट करती है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डोमिनेट करने का क्या मतलब है आप समझो। जैसे कूलम्बिक फोर्स क्या होती है बेटा, अगर मान लें यहाँ पे एक इस तरीके से चार्ज है प्लस और प्लस, तो इस पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से वो Q1 Q2 अपॉन R होगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक माइनस चार्ज भी आ जाए तो इस पे जो नेट फोर्स है वो ये वाला इसे धक्का मार रहा था, ये वाला खींचने लगेगा, तो नेट फोर्स इसकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से फोर्स कम भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे कितना मास आ जाए, टोटल जो फोर्स है वो नेगेटिव में मतलब नहीं हो सकती। वहां पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव हो सकता है, मतलब कहने का ये है, ऐसे बोलने की वजह से बोले चार्ज नेगेटिव हो सकता है, लेकिन फोर्स ग्रेविटेशन में जो मास होता है मास नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव मास डज नॉट एग्जिस्ट। और तो और ग्रेविटेशनल, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मल्टीपल बॉडीज क्लोज टुगेदर इज ऑलवेज एडिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पास में बॉडीज रखी हैं तो पास में मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एडिटिव होगी, ऐड होगी। लेकिन कूलम्बिक फोर्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से माइनस भी हो सकती है, ठीक है। और तो और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है ना वो बहुत होती है, कूलम्बिक फोर्स के कंपैरिजन में रेंज बहुत होती है। और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की बात करें तो देखिए इन समरी ग्रेविटी इज वीकेस्ट फोर्स। वीक तो होती है, कम होती है, ये माना, लेकिन इट इज डोमिनेंट वन एट एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के स्केल के हिसाब से देखें, अर्थ सन के बीच और ये इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, मास ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी बड़ी होती है, इनकी रेंज भी ज़्यादा होती है। सन वहाँ से लेकर अर्थ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है। चार्ज लगाएगा? नहीं लगाता, इतनी चार्ज की इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इसलिए उसे कहा जाता है कि वो डोमिनेटिंग है। तो ये गलत लिखा है, ठीक है। कह रहे कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल। कूलम्ब फोर्स वीक होती है, करके देख लेना। दो प्रोटॉन के बीच कूलम्बिक फोर्स निकालना। कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके Q1 Q2 की वैल्यू डाल देना, K की डाल देना, प्रोटॉन का चार्ज डाल देना, R ऐसे ही लिखा रहने देना। और इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो निकालना, किस फॉर्मूले से? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर करके इन दोनों का मास रख के सेम डिस्टेंस पे। तो आप ये पाओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल से काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल वीक होती है, लेकिन फिर भी वो डोमिनेटिंग होती है क्योंकि उसकी लार्ज रेंज फोर्स रेंज ज़्यादा होती है। तो भैया कूलम्बिक फोर्स क्या वीकर होती है? नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत लिखी है, यानी एजर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। तो क्या ऑप्शन होगा इसका सही? ऑब्वियसली बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर फॉल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लगे क्वेश्चंस? मुझे ये बताइए कि इसमें से आपका कौन सा फेवरेट क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो करने के बाद पता चला अरे हमारा कंसेप्ट गलत था, अब जाके हमें समझ में आया, मज़े आए ये क्वेश्चन करने में। टाइप करके बताइए ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपका फेवरेट रहा। फिलहाल इसके बाद आप कौन से चैप्टर का आप एजर्शन रीजनिंग का लेक्चर चाहते हैं, टाइप करके बताइए। कोशिश रहेगी कि वो चैप्टर हम जल्दी से जल्दी उसके क्वेश्चन आंसर्स लाएं। फिलहाल बेटा इसी तरीके से मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।